हेलो। गुड आफ्टरनून। आपका जो ये मॉक इंटरव्यू है बार्क पीएचडी आईपीएचडी और एनपीसीएल एग्जाम के लिए है और जिन लोग का सिलेक्शन हुआ है। और इस सेशन में डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो है पहले रिस्पॉन्स करेंगे और इसका रिजल्ट क्या होगा क्वेश्चन का वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है एक क्वांटम मैकेनिक्स से है। क्वेश्चन क्या है देखिए। पहला क्वेश्चन जो है राइट डाउन द जनरल अनसर्टेनिटी रिलेशन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जनरल अनसर्टेनिटी रिलेशन क्या होता है। आप लोग रेस्पॉन्स कीजिए। राइट डाउन द जनरल अनसर्टेनिटी रिलेशन। कोई एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट होगा इंटरव्यू। मान लीजिए आपका फेवरेट टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स है, तो आपको ऐसे एक क्वेश्चन पहला पूछा जाएगा कि अनसर्टेनिटी का जनरल रिलेशन क्या होता है। आप लोग रेस्पॉन्स कीजिए जिसको आ रहा है। Del X del P between equal to h cut by 2. डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई टू। ये तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन होता है, बट इन जनरल जो ऑपरेटर का जो फॉर्म होता है वो आपको यहाँ पे बोलना है। राइट डाउन द जनरल अनसर्टेनिटी रिलेशन। हाँ बोलो। It's somewhere related to expectation value of both operator. I don't remember the exact formula. हाँ। It is somewhere like I h cross or I by h cross times the कॉमोटेटर ब्रैकेट। expectation. The commutation it will relate. ये कॉमोटेटर जो है कि अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट ऑफ ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है। Commutation of AC expectation mod by 2i. कॉम्पिटिशन ऑफ ए बी। ओके। तो जो है इसका एवरेज मॉड अंडर टू ए है जनरल रिलेशन। आपको ये बोलना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए कि फाइंड द मोमेंटम अनसर्टेनिटी एंड मोमेंटम जो है कि पोजीशन अनसर्टेनिटी, ये क्या होता है। तो ये क्वेश्चन बोलिए। व्हाट इज मीन्ड बाय द। इधर ऐसा मान लीजिए कि आप कैसे इसको कैलकुलेट करते हो कि डेल्टा पी इक्वल टू क्या लिखा जाता है। Expectation of p square minus square of the expectation of p root over. करेक्ट। तो ए होता है, ठीक है। आपको जो पूछा जाएगा स्पेसिफिक वही बोलना, ठीक है। तो ये होता है अनदर जो है कि डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या है कि एक्स स्क्वायर का एवरेज माइनस जो है कि एक्स का एवरेज का स्क्वायर। और एक जो है कि क्वेश्चन अभी देख रहा है इस स्लाइड पे, और जो थर्ड क्वेश्चन है ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि अभी तक जो थ्री क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन। आप मान लीजिए कोई एक वेरिएबल है जो है कि ए का एवरेज का मॉड और जो है कि ए का मॉड के बाद एवरेज, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एंड इन क्वांटम मैकेनिक्स व्हाई डू नॉट वी राइट ए मॉड ऑफ एवरेज। क्वांटम मैकेनिक्स में ए जो है ए नहीं लिखा जाता है, बट ए हम लोग यूज करते हैं। बट ए क्यों नहीं लिखा जाता है वो आपको बोलना है। पहला जो है कि डिफरेंस बोलिए। देन जो है मैथमेटिक्स में लिखा जाता है बट क्वांटम मैकेनिक्स में ए वैलिड नहीं है, तो क्यों वैलिड नहीं है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए का एवरेज का मॉड और जो है कि ए मॉड का एवरेज, और जो है वाई डू नॉट राइट इन क्वांटम मैकेनिक्स ए मॉड का एवरेज।
স্যার ফার্স্ট কমপ্লেক্স কোয়ান্টিটি হতো ইজিলি এটা দেয় আমাদের হচ্ছে এভারেজের তার একটা রিয়েল ভ্যালু দেয়, আর পরেরটা হচ্ছে আমরা একটা প্রবাবিলিটি বের। So sir, the first one gives the real value of the, I mean the possibility, but the second one gives the the average of the real value, but the second one does not, have the sense, because how it can, we can determine the real average of the real value. That does not sense. That's why we use the first one rather than the second one. That's why second one can't exist in quantum mechanical term, and that's why we use the first one. Okay. जो आंसर उन्होंने बोला है करेक्ट है। क्वांटम मैकेनिक्स में जो है ना ए का मॉड और उसमें जो है कि एवरेज ए एक्चुअली डिफाइन होता है यूजिंग फॉर द मीन स्क्वायर डेविएशन, नॉट एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यू। बट क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी कोई क्वांटिटी का ऐसे होता है ना एक्स का एवरेज का मॉड, दैट मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू जो है कि कैलकुलेट किया जाता है। तो इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स में ए टर्म यूज होता है क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। और ए जो है हाँ, और ये जो है ना एक्चुअली क्या है यहाँ पे ये जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, दैट मीन्स ये जो है एवरेज वैल्यू डिफाइन किया जाता है, और ये जो है एक्चुअली मैग्नीट्यूड वैल्यू, ठीक है। बट क्वांटम मैकेनिक्स में जो है बोलो जो है कि एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, बट मीन स्क्वायर डेविएशन नॉट नीड। ओके, बट मैथमेटिक्स में जो है कि दोनों टर्म का इंपॉर्टेंस होता है, तो इसलिए मैथमेटिक्स में जो है कि ये टर्म यूज होता है, बट क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे कोई भी वेरिएबल का मीन स्क्वायर जो है डेविएशन नहीं लिखा जाता है। हाँ, The average of the one, that will be 0. That's why second term will be required for only the real functions that can be used for the complex function. That's why we use the first one. हाँ करेक्ट। और भी एक बार बोलिए। In complex term, if the wave function is in the real form, then the first one, we will use the first one, and we also can use the second one. We can only use the first one. And if the complex the wave function is in complex term, then every time the second one will give us the 0, because in the mod term that will be 1, and the average value of a real function, a real term 1, let's say, then that will be 0. So for a well-defined wave function, if the amplitude is, let's say, 1, the total is not in the let's say linear function, then that will everyone can be 0. So we use the first one. ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाउ कैन वी अप्लाई अनसर्टेनिटी रिलेशन टू नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल जो है उस पे अनसर्टेनिटी रिलेशन यूज होता है, और जो है आप ऐसे बोल सकते हो कि आप लोग यूज कर सकते हो। पहले आपको देखो एक क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा ना, आपको यस और नो बोलना है। देन वो लोग पूछेंगे कि क्यों ऐसा आप बोल रहे हो। यस हो तो क्या है उसका जो है कि आपको बोलना है कि ऐसे इसलिए हो रहा है कि ये अप्लाई होगा, और नहीं हो रहा है तो उसका भी आपको जो है कि एक्सप्लेनेशन करना है। बोलो, देखो जो भी आ रहा है ना आप लोग बोलते रहिए, ठीक है। सर इसका एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में प्रेजेंटेशन ले सकते हैं सर, हाँ, जो मतलब अप्लाई होगा या नहीं। होगा सर, जैसे कि इससे हम पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियस में क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ करेक्ट, क्योंकि देखो अनसर्टेनिटी रिलेशन वैलिड ऑन साबाटोमिक जो है पार्टिकल के लिए। नैनो पार्टिकल जो है वो एक्चुअली साबाटोमिक पार्टिकल ही है, ठीक है। तो इसलिए क्वांटम डॉट हो या जो है कि कोई भी एनर्जी लेवल हो, और ये जो न्यूक्लियन होता है उसमें भी जो है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन यूज होता है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वी कैन अप्लाई द अनसर्टेनिटी रिलेशन
टू नैनो पार्टिकल्स, बिकॉज नैनो पार्टिकल्स एक्चुअली जो है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। ठीक है, तो इसका आंसर आप ऐसे देना और आप बोल भी देना कि एग्जाम्पल जो है कि ये जो आपने बोल रहे हो न्यूक्लियस के केस में और क्वांटम डॉट का जो इफेक्ट होता है वो भी। ठीक है, तो ठीक है। और next- सर हाँ हाँ, बोलो। सर नैनो पार्टिकल में 10⁻⁹ मीटर से होता है ना? हाँ हाँ, जी जी, ओके सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और मान लीजिए कि एक वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल है और इसमें वेव फंक्शन गिवन है, इनिशियल वेव फंक्शन जो है कि साई जो है कि x 0 दैट मींस t इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन ऐसा गिवन है। देखो एक ऐसा हो सकता है कि एक वेव फंक्शन गिवन रहेगा बोर्ड पे, तो आपको वहाँ पे बोला जाएगा कि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करिए। जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि t टाइम लेटर वेव फंक्शन क्या होगा। ठीक है, ये वेव ये जो है इनिशियल वेव फंक्शन है और आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन, आप डिफाइन करिए कि वेव फंक्शन एट टाइम t पे क्या होगा और ये जो है प्रोबेबिलिटी। For psi of position and time, we can apply the time evolution operator. हाँ करेक्ट, किसी टाइम पे वेव फंक्शन चाहिए तो वी कैन अप्लाई टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर। तो कैलकुलेट करिए और बताइए क्या होगा। पहला देखो ये वेव फंक्शन जो है नॉर्मलाइज नहीं है, तो विच अप्लाई द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, देन यहाँ पे जो है ना ए आ जाएगा, ए का वैल्यू तो वो हो जाएगा नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। देन यूज जो है कि टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है, साई ऑफ एक्स टी इक्वल टू जो है यू कैप ऑफ साई ऑफ एक्स 0 और ऑल आर नोन जो है कि टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर होता है ई ओवर माइनस ऑफ आई ई टी 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 अंडर एच क्रॉस और जो है यहाँ पे साई ऑफ एक्स 0। तो क्या आ रहा है वेव फंक्शन, देखो ऐसा नहीं है कि आप जो है कि टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर यहाँ पे लगाना है ये बोल देंगे तो हो सकता है वो कैलकुलेशन भी आपको पूछे, आप कैलकुलेट करके बताइए फाइनल रिजल्ट क्या होगा। सर हम यहाँ पर पर्टिकुलरली साई 0 ऑफ एक्स पे टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर लगा सकते हैं एंड उसके बाद साई 1 ऑफ एक्स पे ऑपरेटर लगाए या बोथ दोनों पे लगाए, ये दोनों में हाँ, आंसर बोलो। सेम ही नहीं नहीं, साई एक्स टी आएगा, साई एक्स 0 पे लगाना है। है। ओके सर एक ही वैल्यू भी निकालनी है? हाँ, ए का वैल्यू क्या आया है 1/√2, यही आ रहा है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से, ये आ रहा है ना। यस सर, यस सर। ओके, और यहाँ पे वेव फंक्शन क्या है साई नॉट दैट मींस एनर्जी आएगा उसका अकॉर्डिंग ई नॉट और जो कि साई 1 है दैट मींस ए आएगा E1। ए आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ई ओवर माइनस E1 टी अंडर एच क्रॉस। ठीक है, डिफरेंट टॉपिक का भी क्वेश्चन है, तो अभी जो ना फास्ट जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो क्वांटम का, नेक्स्ट आएगा न्यूक्लियर का भी आएगा और जो है कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स का भी आएगा, मैकेनिक्स का भी आएगा, मैथ फिजिक्स का भी आएगा, तो देखते रहिए। तो नेक्स्ट क्या है कि ये तो आ गया है वेव फंक्शन, तो सिमिलरली जो है ना इसका प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, तो क्या करना है कि आपको ये जो साई ऑफ एक्स टी मिला है इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, दैट मीन्स ए आपको चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है साई स्टार साई। ठीक है, तो कैलकुलेट करिए साई स्टार साई, ये जो साई मिल रहा है साई ऑफ एक्स टी, ये कैलकुलेट करिए और बताइए क्या होगा प्रोबेबिलिटी। क्या रहा है 1। ओके, तो यहाँ पे आंसर जो आएगा ना वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो साई स्टार साई, तो यहाँ पे आ रहा है 1/2 साई नॉट का स्क्वायर प्लस जो है कि साई 1 का स्क्वायर प्लस ऐसे आएगा 2 साई नॉट साई 1
और जो है कि कॉस ऑफ ओमेगा टी ऐसे आएगा, ठीक है, ये आंसर करेक्ट होगा। क्लियर? तो कैलकुलेट अब कर लीजिए, बस तरीका जो है कि वो आपको ऐसे लेना है और कैलकुलेशन आप खुद करिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है जो है कि फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। दैट मीन्स अभी जो ये वेव फंक्शन मिला है, ये जो वेव फंक्शन क्या है, वेव फंक्शन टी टाइम पे जो वेव फंक्शन है साई ऑफ एक्स टी, ये वेव फंक्शन से आपको कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स क्या होता है, बोलो? क्योंकि ये वेव फंक्शन जो आ रहा है, ये जो आ रहा है नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, टी टाइम पे, तो क्या होगा यहाँ पे साई स्टार एक्स ऑफ साई और यहाँ पे डी एक्स, क्योंकि एक्सप्रेशन वैल्यू ऑफ एक्स जो होता है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए यही फॉर्मूला होता है। तो इससे कैलकुलेट करिए और बताइए आंसर क्या होगा। ये आ रहा है ना, बोलो? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट ए ट्राई करिए, एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा, फंक्शन जो है टी टाइम पे जो फंक्शन आ रहा है। आप यहाँ पे ब्रैकेट नोटेशन भी यूज कर सकते हो, उससे थोड़ा आसान होगा इंटीग्रेशन मेथड से। सर 0 होगा सर? जीरो तो नहीं होगा, देखो और भी ठीक से। यस सर, ट्राई कर रहे हैं। हाँ, रिस्पॉन्स कीजिए, आंसर क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा फंक्शन ऑफ टाइम टी पे जो है साई एक्स टी, उसके लिए। रूट अंडर एच स्क्वायर बाई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। रूट अंडर एच कट बाई एम ओमेगा, रूट अंडर एच कट बाई एम एम ओमेगा, और क्या है कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा टी, ये सब का आ रहा है। यहाँ पे ना एक टू आएगा, तो लग रहा है थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, आप लोग इसको और भी एक बार ट्राई करिए। ये आएगा टू, यस सर। हाँ, तो आंसर होगा एच कट अंडर टू एम ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, तो इसका जो कैलकुलेशन मेथड होता है ब्रैकेट नोटेशन लगाइए, थोड़ा आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो है कि एक हैमिल्टोनियन मान लीजिए ऐसा गिवन है, तो जो है कि आपको बोलेंगे वो लोग कि एक हैमिल्टोनियन लिखिए, और नहीं तो देखिए ऐसा एक लैपटॉप पे आप लोग को दिखाएंगे कि एक ऐसा हैमिल्टोनियन है सिस्टम का, तो आप बोलिए इस सिस्टम का एनर्जी क्या होगा, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पार्ट में पूछा गया है।
देखो वो लोग कॉम्प्लीट सॉल्यूशन मतलब चाहेंगे, ऐसा नहीं है कि आपका अप्रोच जो है वो बताइए, आप इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर रहे हो वो देखेंगे वो लोग। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि देखिए यहाँ पे जो है कि px स्क्वायर अंडर 2m है और यहाँ पे हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर है, दैट मींस ये एक वन डायमेंशन है, और ये जो है सिमिलरली py स्क्वायर अंडर 2m प्लस क्या है कि हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, दैट मींस एक टू डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसा है, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा टर्म है, दैट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ टर्म। तो दिस टर्म्स आर एक्चुअली क्या है, नॉन पार्ट ऑफ टर्म, ओके, और बोल सकते हो अन पार्ट ऑफ टर्म। तो ये जो है पार्ट ऑफ टर्म है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गेट में, ठीक है, ऐसा x/4 का जो है कि क्वेश्चन पूछा गया था गेट में। तो प्रीवियस जो है कि बार इंटरव्यू में एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि एक एनर्जी ऐसा है हैमिल्टोनियन, तो सिस्टम का एनर्जी का फॉर्म क्या होगा वो बताइए। तो आपको तो चाहिए पार्टोपेशन यहाँ पे यूज करना है। एक तो बार 4 का पार्टोपेशन आएगा, ठीक है। देन और इन जनरल जो आइसोटोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी होता है वो टू डायमेंशन में आप लिख सकते हो, जो है कि nx ny क्या होता है एनर्जी, nx प्लस जो है कि हाफ ए स्क्वायर ओमेगा एक आएगा, ठीक है। और y के लिए आएगा सिमिलरली ny प्लस हाफ ए स्क्वायर जो है कि ओमेगा। बट और भी एक टर्म है ड्यू टू पार्ट ऑफ टर्म, बोलो क्या आएगा। प्लस अल्फा ए स्क्वायर बाई एम ओमेगा होल स्क्वायर इंटू 6m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 3 क्या आ रहा है, अल्फा ए स्क्वायर बाई एम ओमेगा होल स्क्वायर इंटू 6m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 3। एक सुपर फोर का एक्सप्रेशन वैल्यू क्या होता है। देखो यहाँ पे तो चाहिए ना 100/4 का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है। तो ये जो है फॉर्म आपको बोलना है वहाँ पे, th कट स्क्वायर अंडर 4m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और जो है 2n स्क्वायर प्लस जो है कि 2n प्लस 1, ये होता है, ठीक है। आप यहाँ पे जो है कि एनर्जी करेक्शन यूज करेंगे पार्टोपेशन का, बट ये होता है 100/4 का एवरेज वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा पार्टोपेशन थ्योरी से nx ny, आज थोड़ा करेक्शन जो है कि अल्फा ऑफ nx यहाँ पे 100/4 और जो है कि nx, तो दैट मीन्स यहाँ पे आ रहा है एनर्जी करेक्शन जो है कि अल्फा 3 ऑफ एच कट स्क्वायर अंडर 4m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के साथ 2 ऑफ nx स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो है कि 2 ऑफ nx प्लस 1, ठीक है। जब आप ये ऐसा लिखेंगे ना वो लोग मतलब समझ जाएंगे, आपको ये मतलब ये याद है और आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसका तरीका आपको पता है कि पार्टोपेशन से आएगा, तो वो बोलेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। बट इसका जो सॉल्यूशन है ना तो ये आ रहा है जो है कि ये आ रहा है क्या जो है कि एनर्जी करेक्शन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या आ रहा था 2D आइसोटोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अन पार्ट ऑफ टर्म के लिए आ रहा था जो है कि ऐसा आ रहा था कि nx प्लस ny और जो है हाफ हाफ ऐड होके 1, ये आ रहा था एज का ओमेगा, और पार्ट ऑफ टर्म के लिए ये आएगा, ये जो आ रहा है, ठीक है। हो सकता है एक क्वेश्चन का आंसर होगा जो है कि ए, और जो है कि यहाँ पे एनर्जी करेक्शन आ रहा है ड्यू टू पार्ट ऑफ टर्म, ठीक है। बट यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगा, तो क्या होगा nx का वैल्यू 0, ny का वैल्यू 0 आपको लगाना है। तो ये होगा, हो सकता है एक दो क्वेश्चन जो है कि कैलकुलेटिव पूछा जाए, बट पार्टोपेशन आपको आना चाहिए। पार्टोपेशन से क्वेश्चन जैसे पीएचडी में एक जो इंटरव्यू होता है पीएचडी और आईपीएचडी में, हो सकता है एक पोटेंशियल का पार्टोपेशन रहेगा और आपको कैलकुलेशन करने के लिए बोला जाए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है न्यूक्लियर फिजिक्स का बेसिक क्वेश्चन है, बाइंडिंग एनर्जी पार न्यूक्लियन वर्सेस ए का जो ग्राफ है वो आप ड्रॉ करिए। ट्रेन जो है बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस ए का ग्राफ ड्रॉ करिए। एक जो है बाइंडिंग बाइंडिंग एनर्जी पार न्यूक्लियन वर्सेस ए का ग्राफ, ये तो सबको पता है, तो ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, ठीक है। सम पीक्स फॉर द लाइटर न्यूक्ली जो है कि मैजिक न्यूक्ली होता है, और मैक्सिमम फॉर द एपी 56, बट फॉर हेवी न्यूक्ली बाइंडिंग एनर्जी थोड़ा सा जो है डिक्रीज होता है और स्टेबल होता है। तो अभी जो क्वेश्चन है ना एक्चुअल क्वेश्चन में ये है, तो ये आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वैसे आपको एग्जाम जो है इंटरव्यू में आपको बोलना है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, क्या होगा ग्राफ बताइए।
ग्राफ का नेचर सेम रहेगा, लेकिन एट ए पॉइंट वैल्यू लार्ज होगा। यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर का ग्राफ है, वो पहला पार्ट AC से पहले लिनियरली इंक्रीज है, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन A के साथ लिनियरली रिलेशन में है, तो बाइंडिंग एनर्जी स्क्वायर के साथ लिनियरली रहेगा, यानी फर्स्ट पार्ट का जो ग्राफ होगा वो स्लाइटली पैराबोलिक होगा। एंड सेकेंड पार्ट में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर कांस्टेंट है, यानी बाइंडिंग एनर्जी A के साथ लिनियरली होगा, यानी लिनियरली इंक्रीज करेगा। मतलब पहले पार्ट में थोड़ा स्लाइटली पैराबोलिकली इंक्रीज करेगा और नेक्स्ट हेवियर न्यूक्ली के लिए लिनियरली इंक्रीज करेगा। ओके ओके देखो यहाँ पे ऐसा जो है मैंने बोला है वो करेक्ट है, क्योंकि इसके लिए देखिए लाइटर न्यूक्ली के लिए क्या होता है, ये लीनियर होता है, मोस्टली ये लीनियर। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पार न्यूक्लियन के साथ जो है कि मास नंबर ए लीनियर होता है। दैट मीन्स आप देखिए लाइटर न्यूक्ली के लिए बाइंडिंग एनर्जी पार न्यूक्लियन इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, दैट मीन्स बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो क्या होगा पहला केस में, जो है कि अब मान लीजिए इधर जो है लाइटर न्यूक्ली, तो इस रीजन में क्या होगा, एक ऐसा कार्प आएगा, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी जो है कि ए स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल आ रहा है। नेक्स्ट इस केस में क्या होता है, इस केस में जो है कि कांस्टेंट होता है। ठीक है, और हेवी न्यूक्ली कांस्टेंट होता है बाइंडिंग एनर्जी पार न्यूक्लियन, मोस्टली 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आसपास होता है। दैट मीन्स इस रीजन में जो है ना बाइंडिंग एनर्जी पार न्यूक्लियन दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो होगा बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे जो आंसर आएगा तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हाँ करेक्ट। तो ये जो है ना कांस्टेंट जो है कि ऐसा बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू ए आ जाएगा। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, पहला जो है कि थोड़ा सा कार्प होगा, नेक्स्ट जो है स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ओके, तो हाँ हाँ दिस इज एक्चुअली दिस इज सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। लाइन हाँ वहाँ से भी बोल सकते हो बाइंडिंग एनर्जी जो फार्मूला होता है सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला, बट यहाँ से थोड़ा आसान हो रहा है, इस पे बहुत सारा डिपेंडेंसी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देयर आर टू आइडेंटिकल बॉक्सेस शेयरिंग ए कॉमन वॉल, वन फिल्ड विद बोसॉन्स, वन विद फर्मियंस। और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ बोसॉन जितना है नंबर ऑफ फर्मियंस भी उतना है। क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, व्हिच पार्टिकल्स विल एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द कॉमन वॉल। ओके फार्मी करेक्ट। तो यहाँ पे जो आंसर होगा फार्मी। तो क्यों हो रहा है आप लोग रिस्पॉन्स कीजिए, ऑफलाइन में बताइए क्या होगा। फार्मियन के लिए प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि फार्मियन फॉलो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसलिए फार्मियन के लिए डिजेनरेट प्रेशर जो होगा अप्लाई होगा। और बोसोन एक ग्राउंड स्टेट में सब पार्टिकल रह सकता है, इसलिए उसका प्रेशर कम होगा। ओके, बोसोन का जो होता है कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, बोसोन डज नॉट होल्ड द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बट फार्मियन जो है होल्ड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक बॉक्स है,
तो दोनों पोर्शन है, तो यहाँ पे जो है कि बोसॉन्स और यहाँ पे जो है कि फार्मियोन्स। तो फार्मियोन्स पे जो है कि रिस्ट्रिक्शन लग रहा है, जो है कि ऐसा है ना, अब मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे स्टेट है, क्वांटम स्टेट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट इंटरव्यू में पूछा जाता है। ऐसा भी हो सकता है ये क्वेश्चन में एक और भी जो जाए, जो है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन गैस भी है, ठीक है, मैक्सवेलियन भी है। तो उसमें बोला जाएगा थ्री जो गैस होगा उसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर किस में आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है ना, बोसोन जो है एक स्टेट पे सारे पार्टिकल रह सकता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट फार्मियोन जो है स्पेसिफिक एक स्टेट पे स्पेसिफिक ऐसा होता है कि एक सिंगल स्टेट पे सिंगल फार्मियोन रह सकता है, इन जनरली ये होता है। तो ऐसे आप देखेंगे ना, फार्मियोन तो क्या है कि डिफरेंट स्टेट में जो है कि फार्मियोन प्रेजेंट है, बट यहाँ पे बोसोन मान लीजिए 4 बोसोन है और 4 फार्मियोन्स है, तो 4 फार्मियोन्स प्रेजेंट ईच स्टेट, ठीक है, डिफरेंट ओरिएंटेशन में रह सकता है, बट यहाँ पे जो ना 4 बोसोन्स एक ही लेवल पे रहेगा, एक ही जो है कि स्टेट पे रह सकता है, तो इसलिए यहाँ पे जो है ना प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर जो लगेगा उससे ज़्यादा फार्मियोन के लिए लगेगा। तो इसलिए ऐसा जो होगा कि फार्मियोन जो पार्टिकल है वो मोर प्रेशर ऑन द कॉमन वॉल, ये जो कॉमन वॉल है इसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर जो लगेगा वो है कि फार्मियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मैथ जिसका एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या है। व्हाई डू यू चूज डेल स्क्वायर ऑफ 1/r इक्वल टू लिखा जाता है 4 पाई डेल आर, करेक्ट, इंस्टेड ऑफ डेल स्क्वायर ऑफ 1/r इक्वल टू 0, क्यों ऐसे लिखा जाता है एंड इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। हो सकता है इसका जो है कि प्रूफ भी पूछा जाए, प्रूव दैट दिस, ओके, एंड फिर वो लोग पूछेंगे कि इंस्टेड ऑफ डेल स्क्वायर 1/r इक्वल टू 0, ऐसा होता है, बट इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि 0 ना होके ऐसा लिखा जाता है वेक्टर के, जो आप कोई भी बुक उठा ले मैथ्स का, जैसे स्पाइजर का बुक देखेंगे तो ऐसा ही है कि 4 पाई डेल आर, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। तो एक इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो आपको बोलना है। ये एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये -4 पाई डेल्टा आर होता है, इट्स एक्चुअली -4 पाई डेल्टा आर। रिस्पॉन्स कीजिए क्या आ रहा है। देखो बोलना तो होगा, जो भी लग रहा है ना वो बोल दो। यहाँ पे वो डेल स्क्वायर 1/r का जो हमारा कैलकुलेशन से वैल्यू आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम से 0 आता है, लेकिन अगर हम डेल स्क्वायर 1/r को इंटीग्रेट करते हैं वॉल्यूम में, टोटल वॉल्यूम में, तो उसका एक आंसर में एक नेट वॉल्यूम आता है हमें -4 पाई, जो कि 0 नहीं होता, और वो डिराक फंक्शन से एग्जैक्ट सेम हो जाता है। सिंगुलर पॉइंट में एक स्पाइक आता है, जो यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट 0 है, r = 0 के लिए ही
तो 1/r का वैल्यू इनफाइनाइट आएगा, तो उसी फाइव आएगा जिसका वैल्यू माइनस -4/Δr एनीवन? और किसी को कुछ आ रहा है? देखो आप फेवरेट टॉपिक 2-3 बोलेंगे, बट हो सकता है 2-4 क्वेश्चन जो है कि डिफरेंट टॉपिक में से पूछा जाए, ठीक है? तो आप ऐसा आपने बोला है, मान लीजिए कि क्वांटम ईडी, बट 1-2 जो है कि क्वांटम का क्वेश्चन हो सकता है कि क्वांटम छोड़ के, क्वांटम और मैथ्स और जो है कि मान लीजिए कि ईडी छोड़ के भी 1-2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ये पूछा जा रहा है। तो और किसी को कुछ आ रहा है? उन्होंने बोला है, बट और भी क्लियरेंस होना चाहिए आंसर में। देखो इंटरव्यू में ना टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए, तो ये हमको लग रहा है, तो इसलिए जो है कि आपको 1 लाइन में बोलना है, ठीक है? कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? जितना ज़्यादा हो सके ना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दीजिए। नहीं आएगा ना, वो आप बोल देना कि सर ये अभी नहीं याद है, और ऐसा बोल सकते हो कि सर मैंने ये टॉपिक जो है मेरे को अच्छा मतलब नहीं होता है। ऐसा छोड़ देना एकदम, जो है ना पहले ही क्लियरेंस कर देना कि सर ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, और ऐसा ही बोल सकते हो कि याद नहीं है, ठीक है? आप एक्सपर्ट एक्सपर्ट दिखाएँगे ना वो लोग को, तो वो लोग समझ जाएँगे ये जो है कि कुछ भी मतलब थोड़ा-थोड़ा अब जो है कि उसका आंसर जो होना चाहिए उसका आस-पास होना चाहिए। नहीं तो आप कुछ भी बोल रहे हो उसमें जो है ना वो लोग समझ जाएँगे। मतलब देखो एक्सपर्ट जो है बैठते हैं 5 या 6 टीचर रहेंगे, तो वो सारे जो है कि आप जिसका भी टॉपिक लेके आइए, कुछ भी टॉपिक लो तो उसपे एक टॉपिक का तो एक टीचर रहेगा मिनिमम। क्या होगा इसमें, जो उन्हें जो बोला सिंगुलैरिटी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? बोलो किसी को कुछ आ रहा है? क्या लग रहा है? ठीक है, इसको थोड़ा और भी एक बार सोचिए। वो जो बोला है ना वो लोग जो मतलब वो स्टूडेंट जो बोल रहा था अभी, वो ठीक है, बट उसको और भी क्लियरेंस से और भी अच्छे से बोलना चाहिए, और एक बार देख लेना। देखिए क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है जो है कि लग रहा है कि आईसीटीएस बेंगलुरु में ही पूछा गया था कि एक स्टूडेंट का जो है कि फेवरेट टॉपिक ईडी बोला था, तो उसने टीचर जो है कि उसको पूछा था कि राइट डाउन द गॉसेस लॉ, तो उन्होंने बोल दिया। देन पूछा कि सपोज गॉसेस लॉ इज़ नॉट नोन, गॉसेस लॉ और मान लीजिए गॉसेस लॉ आपको पता नहीं है, तो जो है कि ऐसा एक इक्वेशन उन्होंने बोल दिया कि डेल डॉट ई का जो है कि मॉड ओवर एन ई वेक्टर इक्वल टू रो अंडर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे एक इक्वेशन सेटिस्फाई मतलब एक कंडीशन गिवन है, यहाँ पे जो एन यूज हो रहा है ये एन का वैल्यू क्या होगा। आप यहाँ पे गॉसेस लॉ लॉ जो है वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंडीशन उन्होंने बोल दिया कि सपोज गॉसेस लॉ इज नॉट नोन। तो ये जो कंडीशन से आप एन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, प्रोसीजर क्या है, देखो आप स्टार्ट करेंगे तो उसी से उसको पता चल जाएगा कि ये स्टूडेंट को आता है कि नहीं, ठीक है? वो पूरा कैलकुलेशन नहीं देखेंगे, बस देखेंगे कि आपका जो अप्रोच है वो ठीक है कि नहीं। गॉसेस लॉ छोड़ के इसको आप सॉल्व करिए। रिस्पॉन्स कीजिए क्या आ रहा है?
क्या है रिजल्ट? आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे एन का वैल्यू गॉसेस लॉ छोड़ के? रिस्पॉन्स कीजिए। देखो रिस्पॉन्स तो करना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 30-40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिनिमम 3-4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर n इक्वल टू 0 आ रहा है कैसे आ रहा है? डायमेंशन एनालिसिस करके। ओके, आप ऐसा मान लीजिए कि डायमेंशन एनालिसिस छोड़ के कैसे करेंगे इसको? आंसर 0 आएगा करेक्ट, बट डायमेंशन एनालिसिस छोड़ के आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? रिस्पॉन्स कीजिए, क्या प्रोसीड्यूर रहेगा यहाँ पे? कैलकुलेशन नहीं करना है, बस आप देखो कि इसका सॉल्यूशन मेथड क्या होगा। एक तो बोल दिया है कि डायमेंशन एनालिसिस गॉसेस लॉ से हो सकता है, बट यहाँ पे बोला जा रहा है गॉसेस लॉ आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, और डिफरेंट कुछ मेथड। सर रो के जगह पे मैक्सवेल इक्वेशन यूज करके। हाँ कर सकते हो, रो के प्लेस में रो के प्लेस में जो है कि मैक्सवेल क्वेश्चन लगा के हो सकता है, ठीक है। बट वो जो है ना, आप जो यूज कर रहे हो वो गॉसेस लॉ का ही डिफरेंशियल फॉर्म है, तो बट वहाँ पे वो लोग पूछेंगे नहीं नहीं वो नहीं लगाना है यहाँ पे, क्योंकि वो जो है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। मैक्सवेल का जो इक्वेशन है डाइवर्जेंस ऑफ डी, वो क्या होता है? गॉसेस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म। देखो इसका एक तरीका ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ना गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाइए, वेक्टर का जो गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम है, तो वहाँ से कैलकुलेट करिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देन कंपेयर करिए कूलम्ब्स लॉ, तो वहाँ से आ जाएगा इनका वैल्यू, ठीक है। ये एक तरीका हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट जो मेथड है आप ऐसे लिखिए, आप बाद में कर लेना, तो है कि हिंट्स जो है यहाँ पे, मतलब इसको आप गॉसेस लॉ से भी जो है कर सकते हो, गॉसेस लॉ छोड़ के जो कर सकते हो यहाँ पे यूज गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम जो होता है सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। और वहाँ से कैलकुलेट करिए इलेक्ट्रिक फील्ड, देन उसको कंपेयर करिए कूलम्ब्स लॉ से, तो वहाँ से मिल जाएगा एन का वैल्यू। और एन का यहाँ पे जो वैल्यू है, एन का जो वैल्यू आएगा वो है कि 0, और नहीं तो डायमेंशन एनालिसिस से भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर इंटरव्यू में, जो है कि इफ ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम ए हाइट h and rebounds by the surface and reaches a height h/2, and this process goes on repeating each time the body hits the surface, okay, calculate the total distance covered by the body. The question here, how much time does the body take to come to rest? ये जो PRL का इंटरव्यू था प्रीवियस ईयर में, एक क्वेश्चन पहला एक स्टूडेंट को पूछा गया था, ठीक है। मतलब ऐसा एक जो है कि प्रॉब्लम बना के वो लोग दे दिया, और पूछ लिया कि यहाँ पे जो है कि टोटल डिस्टेंस कवर जो बॉडी यहाँ पे करेगा वो क्या है, और हाउ मच टाइम डज द बॉडी टेक टू कम टू रेस्ट। मतलब ये तो ऐसा होगा ना, एक टाइम तो ये रेस्ट पे आएगा, तो टाइम क्या होगा? देखो सिंगल टाइप क्वेश्चन आस्क्ड इन नेट एग्जाम, नेट का पीआईक्यू देखेंगे ना, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, नेट जेई एक स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन जो है पॉल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन है।
total distance traveled by the body is 3h. हाँ बोलो। Total distance traveled by the body is 3h. 3h 2h ओके, यहाँ पे 2h आ रहा है और किसी जो है कि स्टूडेंट का 3h आ रहा है। Actually, we can solve it using the convergence series. ओके ओके, आंसर देखो एक ही होगा, 3h या 2h। 3h होगा, करेक्ट 3h होगा यहाँ पे। आप कर सकते हो ये, तो ये ट्राई, ये यहाँ पे आके करिए। ये आंसर जो होगा 3h पहला क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। ठीक है, आप एक पहला एक क्वेश्चन कर दीजिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। देखो एक स्टूडेंट जो है इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो हर केस में क्या होगा, h/2 ऐसे करके h/, पहला जो है कि h/2, नेक्स्ट आएगा h/4, नेक्स्ट आएगा h/8 और एक सीरीज आएगा। टोटल डिस्टेंस जो होगा h प्लस, देखो एक जो आ रहा है और वही तो रिवॉल्व भी होगा ना, तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई ऑफ h/2, सिमिलरली 2 मल्टीप्लाई ऑफ h/4। तो इसको जो है कि सीरीज का जो रिजल्ट लिख देंगे तो आ रहा है 3h। टाइम कितना आ रहा है? ये नहीं होगा। पूरा टाइम कितना आ रहा है? ओके ठीक है, टाइम क्या होगा ये आप लोग एक बार ट्राई करना बाद में, और कमेंट में जो है कि बाद में ग्रुप में बोल देना, ठीक है। और देखिए क्या है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसा मान लीजिए कि ड्रॉ ग्राफ तो पूछा जाएगा हर एग्जाम में, जो है कि डिराइव द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ, एक ग्राफ ड्रॉ करिए जो है कि x ऑफ e⁻⁻x² के साथ वर्सेस जो है कि x। ये ग्राफ का बिहेवियर कैसे आएगा?
द ग्राफ एक्स ई ओवर माइनस एक्स स्क्वायर वर्सेस एक्स, ग्राफ क्या आएगा? कैसे आ रहा है? हेलो, बोलो कैसे आ रहा है? आप लोग ग्रुप में भेज सकते हो क्या आ रहा है रिजल्ट। ओके, ये ट्राई करना, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। आप जो सेशन में जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, ऐसे एक बार दिखा देता हूँ। क्वेश्चन फोर नोट डाउन करिए और जो है कि इसको जो है कि और भी अच्छे से क्वेश्चन को जो है कि प्रिपेयर करिए। ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाएगा और नेक्स्ट सेशन में कौन सा टॉपिक आपको चाहिए वो भी आप लोग ग्रुप में बोलना। चलिए देखो क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जो जा रहा था पहला स्लाइड में आंसर से, और नेक्स्ट जो है यहाँ पे बेसिक जो है कि टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर रिलेटेड क्वेश्चन था, और ये था हार्मोनिक ऑसिलेटर, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये जो था आइडेंटिकल पार्टिकल के लिए, और एक क्वेश्चन था मैथ फिजिक्स का, और एक क्वेश्चन ईडी का था, और ये जो था मैकेनिक्स का सॉल्यूशन से, और ये जो क्वेश्चन है ग्राफ, कोई भी फंक्शन का ग्राफ पूछा जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।